Hello, class 12th physics, last chapter semiconductors and electronic devices. ये स्पेशली ईयर 2020-21 के सेशन के लिए प्रिपेयर्ड लेक्चर है, जिसमें इस चैप्टर से बहुत सारा पार्ट डिडक्ट हो चुका है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर बनाया गया है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बैंड थ्योरी से। बैंड थ्योरी को जो फॉर्मली जितना आपके लिए ज़रूरी है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले इसका बेसिक्स समझ लेते हैं, क्यों बनाई गई, इसमें मेनली हमें क्या कंसीडर करना है। क्योंकि आगे तक यही ज़्यादा डिस्कस होना है, इसलिए मैं सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहा हूँ। एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे में लिख रहा हूँ। ये कोई ग्राफ नहीं है, पर एनर्जी लेवल्स को शो करने का तरीका है। 1s2, 2s2, 2p6, क्लास 11th केमिस्ट्री, सो नथिंग न्यू अबाउट इट। एनर्जी लेवल में मैंने इन्हें ये देखिए फिल कर दिया। यहाँ पे और भी एम्प्टी एनर्जी लेवल्स होंगे जो बचे हुए पी सब शेल हैं, तो दे आर एम्प्टी बट यस दे आर अवेलेबल। तो अगर ये एक आइसोलेटेड एटम है तो उसके एनर्जी लेवल्स इस तरीके से डिस्टिंग्विशेबल होंगे, डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे। डिस्क्रीट मीन्स इंडिविजुअल, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इजीली डिस्टिंग्विशेबल होंगे। ये अलग इस टाइप से ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं जो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश की जा सकती हैं। बट जस्ट इमेजिन इंट्यूटिवली, जस्ट बस सोचने भर से इस चीज़ को समझिए कि लेट अस सपोज एक और एटम इसके क्लोज आता है, और तो इनके एनर्जी लेवल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और अंडरस्टैंडेबली जो आउटर एनर्जी लेवल्स होंगे वो इस इंटरेक्शन में इन्फ्लुएंस्ड होंगे। बट अभी का कंसिडरेशन ये मान लेते हैं कि चलिए सारे ही एनर्जी लेवल्स आपस में इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो जैसे वेव्स का भी जो सुपरपोजिशन होता है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उनके एम्पलीट्यूड, उनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के नियर अबाउट हैं कि नहीं है। तो इसलिए जो इंटरेक्शन होता है 1s का 1s के साथ होगा, 2s का 2s के साथ होगा, एंड सो ऑन। वंस अगेन आई रिपीट कि एक्चुअल में जो इंटरेक्शन होता है वो आउटर जो एनर्जी लेवल होते हैं उनमें ऑब्जर्व होता है। पर अभी मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सारे ही एनर्जी लेवल्स के इंटरेक्शन को कंसीडर करूँगा कि अगर ऐसा होता तो क्या होगा कि दोनों के 1s मिल जाएंगे। तो अब इंस्टेड ऑफ दिस 1s मुझे एक्चुअली इसे थोड़ा सा ऊपर और नीचे बनाना था। ये लो, एक पहले एटम का एक दूसरे एटम का, इन द सेम वे यहाँ पे भी इन द सेम वे, एंड दिस वन एंड दिस वन। तो इसमें कुल मिला के देखिए पहले एनर्जी लेवल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, और अब ये दो एनर्जी लेवल्स मिक्स होके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया है। तो यहाँ पे अब कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, क्योंकि दो एनर्जी लेवल है और दो इलेक्ट्रॉन पहले से थे। ऐसे ही यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 × 6, क्योंकि दो एनर्जी लेवल हो गए, 2 × 2, 2 × 2। और भी एम्प्टी लेवल है, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाउ लेट अस सपोज, देखिए अगर अब ये तो दो एटम्स की बात थी। नाउ इफ देयर आर नंबर ऑफ एटम्स, बहुत क्लोज पैकिंग है, सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशन में नहीं 3 डायमेंशन में, और
इस टाइप से, इट इज फील्ड एवरीवेयर, जैसे कि अनार के अंदर के दाने। तो लेट अस सपोज देयर आर n नंबर ऑफ एटम्स, इंटरेक्टिंग एटम्स। तो अब यहाँ तो अभी भी ये डिस्टिंग्विशेबल लग रही हैं, लेकिन जब n होंगी तो दे सुपर इम्पोज वन अनदर इन दिस मैनर। Now it is it contains 2n electrons। ये अभी भी s ऑर्बिटल है, 1s है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड it contains 2n electrons। In the same way, this also contains 2n electrons. This will contain 6n इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ 2 एनर्जी लेवल थे तो 2 इंटू 6, यहाँ पे n एनर्जी लेवल से या ये कहें n एटम्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो 6 इंटू n, यहाँ पे 2n एंड दिस वन अगेन 2n। तो एक ग्रुप सा बन गया, एक बैंड, एक स्ट्राइप। इंस्टेड ऑफ दीज थ्रेड एक स्ट्राइप बन गई है, एंड दैट स्ट्राइप इज कॉल्ड बैंड, एनर्जी बैंड। ऑफ degenerate energies, degeneracy नया टर्म है। डिजेनरेसी का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले एनर्जी लेवल्स का ग्रुप। तो इस तरह से ग्रुपिंग हो गई अब। एंड वंस अगेन एज आई टोल्ड यू कि ये जो इंटरेक्शन है ये आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स में देखा जाता है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ तक इंटरेक्शन पहुँचेगा नहीं, यहाँ ज़्यादा पहुँचेगा। सो इट विल लुक लाइक, इट विल लुक मोर लाइक दिस। ये इस पे असर नहीं पड़ा, इस पे भी असर नहीं पड़ा, इस पे भी असर नहीं पड़ा, या कहें थोड़ा बहुत पड़ा, लेकिन these outer energy levels they will be hugely influenced। ये देखिए, they are influenced in a greater amount। और ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी तो मे बी they will almost overlap each other and they form a band which is called valence band। ये क्या करेंगे? ये किसी ना कंडक्शन में ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कैसे भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो नाउ एनर्जी लेवल विल लुक लाइक दिस। एंड व्हाट अबाउट दोज एम्प्टी एनर्जी लेवल्स जिनकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ अवेलेबल हैं लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? यस, दे विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, मतलब वहाँ होंगे, वहाँ और ज़्यादा एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब ये एक स्कूल था, इसके अंदर ये क्लासेस खाली थी, बाकी सब में बच्चे हैं। ये दूसरा स्कूल था, इसमें ये खाली थी, यही इनमें बच्चे हैं। दोनों स्कूल मिक्स हो गए तो खाली क्लासेस भी तो बढ़ जाएंगी। सेम थिंग विल हैपन हियर। Now instead of writing it like this, we can write it like this। यहाँ पे एक बैंड बन गया which is valence band, where
these free electrons or outermost energy level electrons will reside here, और जो empty energy level थे they will also get influenced, they will also get overlapped on one another, and they form a band called conduction band. Now, as here there is a gap between each band, तो वैसे ही CB and VB के बीच में भी एक गैप बनेगा. It can be there, it cannot be there, but right now I am considering that there is a gap, so that gap is called, अब क्या करें, बहुत सारे नाम हैं. एनर्जी गैप, बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी, ETC. बाद में मत कहिएगा ETC नहीं लिखा था. So this is band theory. Now instead of considering single atom as a participant toward conduction, we will consider these bands as the participant of conduction of a material. अगर मैं सिलिकॉन की बात कह रहा हूँ यहाँ पे, तो सिलिकॉन का एटम नहीं, सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल वो किस तरीके से कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. तो उसके अंदर जो एनर्जी लेवल हैं दे आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड. और इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के थ्रू कंडक्शन में कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है और कैसे पार्टिसिपेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे जो सिलिकॉन के का जो कंडक्शन बिहेवियर है वो डिसाइड होता है. और नॉट ओनली सिलिकॉन बट ऑल द सॉलिड स्टेट मटेरियल्स. सो इफ यू पीपल वांट टू राइट, सो राइट डाउन, थोड़े से नोट्स बन जाएंगे. अगर आ गया कि स्टेट ब्रीफली अबाउट बैंड थ्योरी, तो आप ये लिख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ. In isolated atom, the energy levels are discrete and distinguishable. But in solid state, energy levels interact with each others, especially the outer energy levels. And due to their interaction, they form a group of energy levels, degenerated energy levels, that is the energy level which are nearly same. And hence outer energy levels split into two bands, namely valence band, where valence electron resides, and conduction band, which is generally empty, which corresponds to empty energy levels, which are empty but which are allowed. And there is a gap between valence band and conduction band, and that gap is called energy gap, forbidden energy, or band gap. The schematic diagram of bands is as follows. और उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे करके ठीक है, एक के नीचे एक बनाना है.
ये हो गया। और कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, आप सेम साइज़ का बना सकते हैं। ये है आपका वैलेंस बैंड और ये है आपका कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड जनरली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी, एंड देयर इज़ अ गैप between valence band and conduction band, which is called energy gap. Now, on the basis of band theory, we can classify materials into three categories. So here it is, classification of material in terms of their conducting behavior on the basis of band theory. Alright, so there are three categories. पहला conductors, दूसरा insulators और तीसरा semiconductors. So पहले इनके सबके एनर्जी बैंड डायग्राम्स बना लेते हैं। एक्चुअली यहाँ ऐसे बनाया जाता है, बिल्कुल ये ओवरलैप हो गया एक दूसरे में, मेटल्स में, कंडक्टर्स में। तो ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। सो हियर एनर्जी गैप is equal to 0, sometime nearly 0 also. Insulators में this is conduction band, this is valence band, and gap between them is greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, बहुत स्मॉल यूनिट है, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का गैप इनके बीच में होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है कि नॉर्मल हीटिंग से भी ये गैप फिल नहीं हो सकता। जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर। वैलेंस बैंड को थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। सेमीकंडक्टर, जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन हियर। थोड़ा सा सोचो, मैं अभी बताऊंगा नहीं, मैं केवल ड्रॉ कर रहा हूँ इसे। वी बी सी बी। तो इससे पहले कि सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, थोड़ा कंडक्टर से फिर से आ जाते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स कंडक्टर्स या स्पेशली मेटल्स की बात करें, सो देयर resistivity is low and so they conduct electricity easily. तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि इनकी रेजिस्टिविटी लो है, इनफैक्ट लोएस्ट है, इन तीनों में लोएस्ट है। एंड वन मोर, ये थोड़ा सा एडिशनल बात हो जाएगी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ये थोड़ी अजीब सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, तो आप एक बार वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। दो तरीके से इसके एक्सप्लेनेशन होते हैं, एक टेम्परेचर कोफिशिएंट के बेसिस पे और एक जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसके उसके रिड्यूस हो जाने के बेसिस पे। दूसरा आता है इंसुलेटर का बता दिया, बैंड गैप काफ़ी ज़्यादा है, जो रेजिस्टिविटी है इसकी हाईएस्ट होती है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे
रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इंसुलेटर अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे। नो, लकड़ी को गर्म करो जल जाएगी, तो कंडक्शन तक तो पहुंची भी नहीं। एनीवे, सेमीकंडक्टर, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। अब तक आप काफ़ी प्रिडिक्ट कर चुके होंगे, बट अब जो एनर्जी गैप है इन सेमीकंडक्टर, इट इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि 0 और 3 के बीच में लाई करती है। और इनकी रेजिस्टिविटी भी हाई है, मैं केवल हाई लिख सकता हूँ यहाँ पे। और इसमें भी यही होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो थोड़ा सा ये ये इंसुलेटर के जैसा है। और क्योंकि थोड़ा सा ये कंडक्ट कर लेता है, इसलिए नाम है सेमीकंडक्टर्स। एग्जाम्पल्स यहाँ ऑल मेटल्स, इंसुलेटर्स में ऑल नॉन मेटल्स, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिर्फ 2। इसके अलावा मॉलिक्यूलर सेमीकंडक्टर्स बनाए गए हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड। तो ये हो गए हमारे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे बन गए इनके, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जो आप एलईडीज देखते हैं, दे आर सेमीकंडक्टर, मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। उसका बहुत छोटा सा, रेत के दाने के बराबर। वैसे रेत एक्चुअली में सिलिकॉन ही होता है। तो क्या, रेत के दाने के बराबर का एलईडी होता है, जो हमारे एलईडी बल्ब्स में मिलता है। और जो हमारे फ़ोन्स में आईसीज लगी होती हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आईसीज लगी होती हैं, हमारे मेमोरी कार्ड, उनके अंदर भी सिलिकॉन चिप होती है। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड इट इज़ बिकॉज जो कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी को चेंज करना, उनकी कंडक्टिविटी के लेवल को चेंज करना, इट इज़ डिफ़िकल्ट। बहुत अच्छे कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज कैरियर्स होते हैं। इंसुलेटर्स में फ्री चार्ज कैरियर्स मिलते नहीं हैं, उतने अवेलेबल हैं नहीं। सेमी कंडक्टर में अवेलेबल हैं, और उन्हें हम डिज़ायर्ड वे में कंट्रोल कर सकते हैं, और यही इलेक्ट्रॉनिक्स का नियम है। खैर, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स सिंपली करंट फ्लो करना नहीं है, पर करंट को बेटर वे में कंट्रोल करना है, सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। जो भी हमारे मेमोरी चिप्स वगैरह हैं, सब में यही सेमीकंडक्टर लगे हैं। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर पे थोड़ा सा और बात करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पे इस चैप्टर के ओरिजिनल जो डिज़ायरेबल पार्ट है, हम उस तक पहुँचेंगे। ऑलराइट, सो इफ़ वी क्लासीफाई सेमीकंडक्टर, तो हम इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। Intrinsic semiconductor means pure semiconductor. Pure semiconductor means in which there is no foreign particle. Foreign particle मतलब बाहर से कोई और कंपोनेंट नहीं है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो टोटली सिलिकॉन है। एक्सट्रिंसिक, it contains
फॉरेन पार्टिकल्स। बट यहाँ पे मैं इस चीज़ की बात कहूँगा कि एक तो ये हो सकता है कि वो मिक्स्ड हो, पॉल्यूटेड हो, कंटेमिनेटेड हो, ये ज़्यादा सही वर्ड होगा, कंटेमिनेटेड हो। लेकिन नहीं, हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो डोप्ड हो। एक्सट्रिंसिक इज डोप्ड सेमीकंडक्टर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोपिंग? डोपिंग का मीनिंग वो नहीं है ड्रग एडिक्ट होना, नहीं है। डोपिंग का मतलब है अ डिज़ायरेबल ये नोट कर लेना, अ डिज़ायरेबल एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर, टू प्योर सेमीकंडक्टर, या टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी मिलानी है। इसे डोपेंट भी कह सकते हैं, जो डोप किया जाएगा उसमें। ऑलराइट, सो यहाँ पे कैटेगरी बना देते हैं, ऐसे डिवीजन कर देते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वंस अगेन मैं उसका बैंड डायग्राम बना दूं जैसा हमने पीछे बनाया, उससे हट के कुछ नहीं है। तो ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड, और ये हो गया एनर्जी गैप। अब डोप्ड में अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले इसी में थोड़ा सा और बात करते हैं। तो यहाँ वैसे तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन हो सकता है ड्यू टू मैकेनिकल इम्परफेक्शन, डिफेक्ट होते हैं सॉलिड्स में। और ये भी हो सकता है कि कुछ थर्मल एनर्जी की वजह से या रेडिएशन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा रखे हों। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो अपने पीछे वैकेंसी छोड़ देंगे, एंड दीज वैकेंसीज आर कॉल्ड होल। ये भी चार्ज कैरियर के जैसा कंसीडर किया जाता है, होल। इसके बारे में आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो यानी कि केवल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके पीछे छोड़ी गई वैकेंसी भी एक चार्ज कैरियर के जैसे हम ये सेमीकंडक्टर्स और जितने भी सॉलिड स्टेट कंडक्शन है उनमें हम इन दोनों को ही चार्ज कैरियर कंसिडर करते हैं। ओके, अगर हम क्रिस्टल के अंदर देखें तो वहाँ ये किस तरीके से दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया हमारा सिलिकन, सिलिकन, तो ये अपने एनवायरनमेंट में आसपास बॉन्ड बनाता रहेगा। ये बन गए। तो इस डायग्राम के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि दे आर हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर कंडक्शन। ये कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये थोड़ा बहुत जो कंडक्शन दिख भी रहा है, ये ऐसे समझ लीजिए कि कोई रेडिएशन या बाहर से कोई एनर्जी इस जैसे इस इलेक्ट्रॉन को मिली, सो इट विल गेट डिसलॉज समवेयर हियर, और अपने पीछे ये एक वैकेंसी छोड़ देगा, एंड दैट वैकेंसी विल बी कॉल्ड होल। एक बुलबुले के जैसे कि पानी उसमें से निकल गया, वहाँ पे एक वैकेंसी छूट गई, बुलबुला बन गया। तो इट विल बी कॉल्ड अ होल, एंड दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की। ऑलराइट, हाँ, वन मोर थिंग इसमें जो आप नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स
इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्चुअली ये नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की। एक्सट्रिंसिक दो तरीके से हो सकता है। पहले को हम कहते हैं पी टाइप और दूसरे को हम कहते हैं एन टाइप। इनके मैं एनर्जी डायग्राम के लिए भी जगह छोड़ देता हूँ। पहले मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसी फॉर्म में। एक्चुअल में जो पी टाइप है, इट इज़ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखिएगा आप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इसमें जो डोपेंट होता है, इसमें जो डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, वो होता है 13th ग्रुप का एलिमेंट। मैं इसे ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी भी कहता हूँ। तो कौन से 13 ग्रुप के एलिमेंट? ये हैं आपके आलू, बैंगन, गाजर, इंथेला। ये याद किया होगा आपने 13 ग्रुप को याद करने के लिए। तो इसमें ज़्यादातर गैलियम और इंडियम यूज़ होते हैं। उनके साइज़ भी मैटर करता है, और आ, उनकी स्टेट भी मैटर करती है। दे आर बेस्ट टू dope this intrinsic semiconductor to form p-type extrinsic semiconductor। किस तरीके से? तो देखिए, जो ये डोपिंग होती है, ऐसा नहीं होता कि 1 किलो सिलिकॉन ले लिया, 1 किलो ये गैलियम ले लिया या इंडियम ले लिया और मिक्स कर दिया। ऐसा नहीं होता। ये पार्ट पर मिलियन के ऑर्डर में इम्प्योरिटी मिक्स की जाती हैं। तो पूरे क्रिस्टल में अभी भी मैक्सिमम सिलिकॉन ही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ पार्ट में कहीं कहीं सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगी ये इम्प्योरिटी। लाइक हियर, मुझे इंडियम लिखना पसंद है, इसलिए मैं इंडियम लिख रहा हूँ। आप गैलियम, इवन एल्यूमिनियम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टोटली एक्सेप्टेड। बट इंडस्ट्रियली गैलियम और इंडियम यूज़ होते हैं। तो ये हो गया। तो इसके पूरे आसपास, इंडियम के आसपास, ये हमने डोप कर दिया है। तो सिलिकॉन ये ऐसी पोजीशन में जाएगा जहाँ या तो सिलिकॉन था नहीं, या ये सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा। तो इंडियम होता है ट्राईवेलेंट, चौथी वैलेंसी मिली नहीं। तो ये हो गया, ये इससे जुड़ गया, ये सब ने बॉन्ड फॉर्म कर दिए। अब इंडियम को यहाँ पे, पहले तो जब यहाँ पे सिलिकॉन रहा होगा, या पूरे जो इसका लैटिस होगा, जो पूरा का पूरा इसका क्रिस्टल होगा, उसमें ऐसी ही पोजीशन पे सिलिकॉन होगा, तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। यहाँ बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। और इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन, ये इंटरस्टिसाइट्स कहलाई जाती हैं, इसमें आके ये कोई इलेक्ट्रॉन अगर कहीं है डिसलॉज हो रखा है, वो यहाँ आ जाएगा, तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। सो नाउ देयर इज़ अ वैकेंसी। और ये वैकेंसी ऐसी वाली वैकेंसी नहीं है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया था तो अपने पीछे वैकेंसी छोड़ दी। ये अपने आप क्रिएट हो रखी वैकेंसी है। तो इन दिस केस, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इसीलिए इसे पी टाइप कहते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हैं। याद रखिए, जो होल होता है उसे हम एज्यूम करते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। क्यों? क्योंकि होल के बारे में अभी मैं इंफॉर्मेशन थोड़ी देर बाद दूंगा कि वो कैसे कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ऑलराइट, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होगा? यहाँ पे जगह कम है, मुझे इतने में ही बनाना पड़ेगा। दिस इज VB, दिस इज CB। नाउ व्हाट हैपन्स एक्चुअली, यहाँ पे देखिए ये होल कहाँ पे आया, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के जैसे बिहेव कर रहा है, यानी कि वैलेंस बैंड में कुछ चीज़ नहीं जुड़ गई, तो ये डोपिंग की वजह से वैलेंस बैंड ब्रॉड हो जाएगा। दिस ब्रॉडनिंग इज बिकॉज ऑफ डोपिंग। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ होल्स आ गए। नाउ इन द सेम वे एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस 15th ग्रुप यानी कि पेंटावेलेंट, आई मीन पेंटावेलेंट तो होता नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में होते हैं। ये आपको पता होगा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। तो वंस अगेन आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों यूज़ होते हैं एज डोपेंट। तो वंस अगेन ये लीजिए आर्सेनिक और सिलिकन ये कनेक्ट, ये लगा देते हैं। ये पेंटावेलेंट है, 4 वैलेंसी और 5वीं ये हो गई। ऐसी सिलिकन के लिए मैं सब में नहीं बना रहा हूँ, जितना ज़रूरी है डायग्राम के लिए उतने ही वैलेंसीज दिखा रहा हूँ, मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ। ये मत समझिएगा कि सिलिकन टेट्रावेलेंट होता है और यहाँ बनाया नहीं किया है। ये सारे बॉन्ड फॉर्म कर दिए, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, नाउ इट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड गेस व्हाट, that is why here number of electrons per unit volume is very greater than number of holes per unit volume। हम सिंपली कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कैरियर आर डोमिनेटिंग हियर। तो नाउ दिस इज VB एंड दिस इज CB। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ये कहाँ जाएगा, ये कंडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो इट गोज टू कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड ब्रॉड हो जाएगा, और कंडक्शन बैंड ब्रॉड हो गया तो दैट इज वाई दिस बैंड गैप गेट रिड्यूस्ड। ये ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, बट सम वॉट इट गेट रिड्यूस्ड, और एज पर डिज़ायर, एज पर रिक्वायरमेंट हम अलग अलग ढंग की डोपिंग करते हैं, जिससे कि ये बैंड गैप डिज़ायर्ड वे में डिक्रीज हो जाता है, और जैसी हमें ज़रूरत होती है उस तरह का हम डोपिंग कर सकते हैं, और हमारे लिए वो सेमीकंडक्टर वैसे वर्क करता है। नेक्स्ट, PN जंक्शन डायोड। डायोड मीन्स विच हैज़ 2 ends। ये ठीक से दिख नहीं रहा है, आई होप नाउ इट इज D, डायोड। सो व्हाट इज PN जंक्शन डायोड? तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिख लीजिए। इट हैज़ 2 सेमीकंडक्टर्स, one side P and other side N, and they are joined together to form PN junction diode. What does it mean? It mean कि एक साइड हमारे पास P टाइप सेमीकंडक्टर है और दूसरे साइड N टाइप सेमीकंडक्टर है।
हम दोनों को ज्वाइन कर देते हैं एंड हेंस वी फॉर्म अ पीएन जंक्शन डायोड। खैर ये इतना भी सिंपल नहीं है। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम ऐसे शो करेंगे। ओके, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करूँगा यहाँ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में। पी टाइप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ होल्स ही होल्स कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। एक्चुअली यहाँ होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी, और दूसरी तरफ वाइस वर्सा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं और होल्स माइनॉरिटी। नाउ व्हाट इज होल? Actually, hole is a vacancy created in a crystal when an electron get dislodged from its position. Dislodged means misplaced from its position because of crystal defect or being hit by radiation और by thermal agitation। किस किस वजह से बन सकता है वो? एक तो क्रिस्टल इम्परफेक्शन, दूसरा रेडिएशन, और तीसरा थर्मल एजिटेशन। इनकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेट डिसलॉज्ड एंड leaves a vacancy, and that vacancy is called hole, and it is supposed to carry positive charge at it moves opposite to the direction of motion of free electron। इस चीज के लिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेट अस सपोज यहाँ पे ये मैं कुछ पोजीशंस बना देता हूँ। यहाँ कहीं अगर एक ये सारे बॉन्ड फॉर्म हो रखे हैं, यहाँ पे होल है, तो ये होल कहीं से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। यहाँ से मान लिया इसने इलेक्ट्रॉन खींचा और अब ये होल नहीं रह गया, तो यहाँ पे अब होल हो जाएगा। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अब यहाँ होल हो जाएगा। तो एक पल के लिए देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर के लिए जा रहा है तो होल इधर के लिए मूव कर रहा है। तो द direction of motion of hole is opposite to the direction of motion of free electron. That is why we suppose that hole consist positive charge, it carries positive charge, तो हम उसे positive charge carrier मान के चलते हैं। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वहाँ तो ये बात सही हो जाती है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे यहाँ से वो निकल के इधर गया, ये होल क्रिएट हो गया। अब अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो होल यहाँ चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर गया, होल इधर गया। यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर आएगा तो होल उधर जाएगा। तो इस तरह से होल भी जा रहा है और इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखें तो यहाँ तो बैलेंस बना हुआ है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने होल्स हैं। लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन होल्स होंगे, पहले से होंगे जैसा यहाँ था, लेकिन यहाँ एडिशनल होल्स आ चुके हैं। तो नाउ दे विल मूव अकॉर्डिंगली, और इस तरीके से यहाँ इसका कंडक्शन लेवल चेंज हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ तो खैर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही, पर ये मत समझिए कि यहाँ होल्स नहीं होंगे, यहाँ भी होल्स हो सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द पिक्चर ऑफ दैट होल मॉडल।
होल किस तरीके से हो सकता है, काम कर सकता है। 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी एन डायोड, तो यहाँ पे देखिए ये पी सेमीकंडक्टर है और ये एन सेमीकंडक्टर है। ना व्हाट इज दिस, एक्चुअली पी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, डॉट से मैं फ्री इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूँ। और ये एन टाइप है तो ये नहीं है कि यहाँ होल्स नहीं होंगे, बट दीज आर मेजोरिटी, दीज आर मेजोरिटी। हियर इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, हियर होल्स आर माइनॉरिटी। एक चीज और है यहाँ पे मेटल कांटेक्ट बनाए जाते हैं ताकि करंट इजीली फ्लो किया जा सके। नेक्स्ट टाइम मैं ये मेटल कांटेक्ट नहीं दिखाने वाला, बट इसे ध्यान में रखिएगा, तभी करंट फ्लो करने में थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। अदरवाइज लुक्स लाइक अ रेत का टुकड़ा कि उसमें तार लगा रखा है, वो प्रैक्टिकली हो नहीं सकता, तो ऐसे ही हो पाएगा। ऑलराइट, सो इट्स सिंबल, पीएन जंक्शन डायोड हैज अ सिंबल आल्सो। ऐसे ये जो एरो है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को शो कर रहा है, और ये जो एक स्ट्रेट लाइन है इट इज शोइंग एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट इज diffusion. Across the junction. Okay, we know that due to difference in concentration diffusion take place. तो वैसे ही when semiconductor is freshly prepared, then at the fabrication, अच्छा एक चीज़ और है, ये फैब्रिकेट कैसे किया जाता है। तो ये आप सिंपली समझ लीजिए, हम कहते तो हैं कि पी टाइप और एन टाइप है और हमने उन्हें ज्वाइन कर दिया, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में इसका तरीका ये है कि वी टेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पहले से पी टाइप सेमीकंडक्टर ले रखा है, एंड फ्रॉम वन साइड वी फोर्सफुली डिफ्यूज एन टाइप इम्प्योरिटी, आई मीन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जो 15th ग्रुप का है। तो इसमें हम पहले ये लिया और उसके बाद इसे एक इस तरीके से हम इसमें डोपिंग कर रहे हैं कि इसका एक साइड हैवीली डोप्ड हो जाए एन टाइप सेमीकंडक्टर से, मतलब एन टाइप इम्प्योरिटीज़ आ जाएं उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाएं, इस टाइप से। एक बार फिर से समझाता हूँ। पहले आपको एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेना है और उसके बाद उसके एक हिस्से को डोप कर देना है 15th ग्रुप के इम्प्योरिटी से। और अब देखिए ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए, ये एन हो गया और ये पी हो गया। वेल, क्योंकि एक पी रीजन और एन रीजन को अगर आप कितने भी अच्छे ढंग से मिलाइए, लेकिन एटॉमिक लेवल पे वो आपस में जुड़ नहीं सकते। जैसे ये देखिए मेरे हाथ, लेकिन इसकी जगह अगर ये आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और अब इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो इसके एक ही साइड खाली, और इतना साइड इसका एन बन गया, तो अब देयर इज अ गैप। ये देखिए, ये अगर एन बन गया, ये देखिए इतना एन बन गया, तो अभी इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज ऑफ एटॉमिक लेवल, वो उसी का हिस्सा है। ऐसे ऐसे ऐसा नहीं हो रखा कुछ, चाहे हम कितना भी अच्छा पीस बनाएं, लेकिन अगर हमने पी और एन को जोड़ा तो होगा क्या कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो तब भी ढंग से जॉइन नहीं हो पाएंगे। इसका एक एग्जांपल है, जैसे
जैसे आप सेल कनेक्ट करते हैं अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, तो जब तक वो टाइटली उसे टच नहीं करता तब तक करंट ढंग से फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो एटॉमिक लेवल का गैप होता है उसे फिल करना ज़रूरी होता है. वेल एनीवे, सो हियर next topic is diffusion across the junction. So you can write when PN junction is freshly prepared, then due to um, difference in concentration, holes from P region, ये सारा लिख लेना आप. Holes from P region diffused toward N region, and free electrons from N region diffused toward P region. And at the junction, electron hole recombination takes place, due to which नहीं, पहले केवल इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस. अच्छा, आगे भी लिख लेंगे. हाँ, ड्यू टू विच negative ions form in the P region near the junction, and positive ions form in the N region near the junction. अभी भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी भी होल्स हैं, लेकिन अब डिफ्यूजन आएगा. The opposite charged ions near the junction stop further diffusion. ये जो आयंस की लेयर बन गई है, पी टाइप में नेगेटिव आयन और एन टाइप में पॉजिटिव आयन, ऐसा क्यों हुआ ये तो अभी समझेंगे, लेकिन एक लेयर बन जाती है डिफ्यूजन होने के साथ ही, और इसकी वजह से अब चार्ज कैरियर यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता और ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता. इसकी वजह भी है कि ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया. कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज नहीं जाता, और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता, तो अब डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा. तो हुआ कैसे ये? जैसे ये पी रीजन था और ये एन रीजन था, ये मान लिया जंक्शन है, तो ये होल इधर के लिए मूव किया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर के लिए मूव किया. एट द जंक्शन दे रिकम्बाइन, तो अल्टीमेटली अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है और ये अल्टीमेटली यहाँ पहुँच गया. तो वेल ये जो इंडियम था, इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया. नाउ इट इज़ फॉर्मिंग नेगेटिव आयन, और इसके पास इलेक्ट्रॉन था जो कि चला गया. नाउ इट इज़ फॉर्मिंग पॉजिटिव आयन, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव शोन हियर. जो नेगेटिव रीजन है वहाँ पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन्स बचेंगे, और जो पॉजिटिव रीजन है वहाँ जो पी रीजन है वहाँ नेगेटिव आयन्स. ये चार्ज कैरियर नहीं है, ये आयन्स हैं. अब इन आयन्स की वजह से वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा जिसे जंक्शन फील्ड कहते हैं. वहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसे बैरियर पोटेंशियल कहते हैं. वहाँ एक लेयर फॉर्म होगी जिसे डिप्लीशन लेयर कहते हैं, और इन सब के बारे में हम दिखाते हैं आपको. तो पहले आप लिखिए जंक्शन फील्ड. यू कैन राइट व्हेन PN junction is freshly prepared, then due to difference in concentration, electron hole pair recombination takes place near the junction. This diffusion
leaves positive ions on N side near the junction and negative ions on P side near the junction. These ionic layers forms an electric field which is called junction field. It disallows further diffusion. तो ये जंक्शन फील्ड की डेफिनेशन हो गई और ये डिसअलाउ करता है डिफ्यूजन को और ज़्यादा होने से. नेक्स्ट, बैरियर पोटेंशियल. तो बैरियर पोटेंशियल में हम ये लिखेंगे, वंस अगेन सेम स्टेटमेंट. व्हेन पीएन जंक्शन इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, देन diffusion takes place near the junction because of difference in concentration of charge carrier on both the sides. तो उसके आगे हम लिखेंगे कि electron hole pair recombination takes place near the junction, due to which positive ions are left on N region and near the junction, and negative ion form in P region near the junction, and a layer of positive and negative charges is produced near the junction, which forms an electric field called junction field, and corresponding potential difference is called बैरियर पोटेंशियल. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है. तो अगर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है तो वहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस भी फॉर्म होगा, विच इज़ कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल. और वंस अगेन उसमें भी ये जोड़ सकते हो, विच डिसअलाउज फर्दर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स. नेक्स्ट इज डिप्लीशन लेयर. तो जो मैंने अभी 2 बार बोला वही तीसरी बार बोलूँगा कि व्हेन पीएन जंक्शन इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, देन diffusion takes place near the junction. Holes from P region move toward N, and electron from N move toward P. Their recombination takes place near the junction, leaving positive ions in the N region near the junction and negative ion in the P region near the junction, which forms a layer of positive ion and negative ion near the junction, in which there are no charge carriers. ये चार्ज कैरियर्स नहीं है, इनमें चार्ज है लेकिन कैरी नहीं, चार्ज कैरियर्स नहीं है. ये चार्ज कैरियर हमारे इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं. दैट इज वाई दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर. सो इफ width of depletion layer is D, then EJ is equal to VB by D. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन होता है, तो वही यहाँ पे भी लग जाएगा. तो ये डिप्लीशन लेयर क्या करती है, ये चार्जेस का फर्दर डिफ्यूज़न स्टॉप कर देती है. अब चार्जेस अपने आप इधर से इधर नहीं जाएंगे, इधर से इधर नहीं जाएंगे. तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ? वेल, ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई तो ये एक रास्ते के जैसा काम करेगी. जब हम इसे धक्का देंगे तभी हम इसके पार जा सकते हैं, और धक्का देने का काम करेगा कोई वोल्टेज का सोर्स. सो नेक्स्ट थिंग इज बायसिंग. अलग पेज में कर लेते हैं. बायसिंग ऑफ पीएन डायोड. पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसे. तो बायसिंग, 2 तरह की बायसिंग है. एक साइड फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरे साइड रिवर्स बायसिंग. सो इन फॉरवर्ड बायसिंग आप लोग लिख सकते हैं, इन फॉरवर्ड बायसिंग
P region is connected to positive terminal of the cell and N region is connected to negative region of cell. And as voltage is increased, then charge carriers cross the depletion layer and again start recombination. तो जो मैंने कहा था कि डिप्लीशन लेयर एक दरवाजे का काम करती है, एक बैरियर का काम करती है, उसे पुश करने की ज़रूरत है, तो वो सेल कर रहा है. तो पी रीजन को, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया. एंड अब एट अ सूटेबल वोल्टेज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे बढ़ाएंगे. जैसे ही बैरियर पोटेंशियल क्रॉस हो जाएगा तो ये चार्ज कैरियर रिकॉम्बिनेशन करने लगेंगे. जैसे ही रिकॉम्बिनेशन करने लगते हैं वैसे ही यहाँ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. करंट फ्लो होने की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव है. आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो गया तो उसके बाद तो जैसे ही सारे ख़त्म हो जाएंगे कंडक्शन बंद हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं होता. जैसे ही रिकॉम्बिनेशन होता है तो उसी समय एक नया होल और इधर एक नया फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं. ये कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तब तक एक नया बॉन्ड ब्रेक हो चुका होता है. तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट, इन रिवर्स बायसिंग P region is connected to negative and N region is connected to positive. तो होगा क्या कि ये होल्स इधर खिंच जाएंगे, पर ये फ्लो थोड़ी हो पाएंगे, केवल खिंच जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर खिंच जाएंगे. नो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन इज टेकिंग प्लेस. तो इट सीम्स, ऐसा लग रहा है कि करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसे अभी मैं छोड़ रहा हूँ. सोचिएगा क्या होना चाहिए, इसमें आगे बढ़ते हैं. तो फॉरवर्ड बायसिंग, इसका एक सिंबॉलिक डायग्राम ये है. सर्किट डायग्राम आ जाता है बनाने के लिए, तो इतना सिंपल नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे. एक रियोस्टेट लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे. ये फॉरवर्ड बायस का सर्किट है. एक एमीटर भी लगाएंगे क्योंकि करंट भी मेज़र करना है, और एक वोल्ट मीटर भी लगाएंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी मेज़र करना है. तो इन फॉरवर्ड बायस व्हाट हैपन्स, ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक. अगर ये वोल्टेज है, सॉरी, ये वोल्टेज है और इसे करंट कर देते हैं, तो वोल्टेज इंक्रीज़ करने में पहले करंट स्लोली इंक्रीज़ होता है एंड आफ्टर सम a particular value it start increasing. तो this voltage is called knee voltage, VK, knee, घुटना वाला knee voltage. So what happens actually in forward bias offers lesser resistance. यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ नहीं है, थोड़ा बेंड हो रखा है. तो हम इसमें दो तरह के रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, एक स्टैटिक, एक डायनामिक. तो स्टैटिक रेजिस्टेंस ये हो गया कि जैसे O से यहाँ कोई पॉइंट A तक था, तो स्टैटिक रेजिस्टेंस में इसे B कर देते हैं. स्टैटिक रेजिस्टेंस में
करंट शोन बाय ए बी, मतलब पूरा ग्राफ के एक बड़े पोर्शन को कंसीडर किया जाता है। ओ सॉरी, रेजिस्टेंस है तो पहले वोल्टेज आना चाहिए था, वोल्टेज ओ बी हो जाएगा, वोल्टेज ओ बी अपॉन करंट ए बी। फॉर गिवन रेंज ऑफ रीडिंग्स, सो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में सीरीज रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखिए वोल्टेज अपॉन करंट ही करना है, तो जहाँ तक हमने वोल्टेज बढ़ाई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना करंट मिला है उन दोनों का रेशियो हो जाएगा स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। और वैसे ही डायनामिक रेजिस्टेंस भी होता है, तो डायनामिक रेजिस्टेंस फॉर अ स्मॉल पोर्शन, किसी पोर्शन के लिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, दैट इज़ डायनामिक रेजिस्टेंस। तो डायनामिक रेजिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है और आगे चल के बहुत ही कम हो गया, तो दिस इज़ डायनामिक रेजिस्टेंस। बट अल्टीमेटली जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस होता है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू किलो ओम। ये लिखा क्या जाएगा इसमें, ज़्यादातर आपका फॉरवर्ड बायसिंग का प्रोसेस पूछा जाएगा, तो मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन आफ्टर अ सुटेबल वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, सो फॉरवर्ड करंट flows. First it flow slowly and then it increases rapidly. तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा, दैट्स इट। ये स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, बट यू शुड नो अबाउट इट। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस मैंने बता दिया फॉर ओवरऑल वैल्यूज़, ओवरऑल वोल्टेज बाय ओवरऑल करंट, एंड डायनामिक रेजिस्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर पोर्शन, जैसे यहाँ पे कोई पोर्शन ले लिया तो इतने से पोर्शन के लिए जो वोल्टेज की वैल्यू होगी डेल्टा वी और जो करंट की वैल्यू होगी डेल्टा आई, तो उससे निकलेगा डायनामिक रेजिस्टेंस। नाउ इन रिवर्स बाइसिंग, यहाँ तो ज़ीरो हो जाना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है। पहले इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। अब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, एक रियोस्टेट भी लगा देते हैं और एक एमीटर भी लगा देते हैं। इसमें माइक्रो एमीटर लगाना पड़ता है क्योंकि करंट फ्लो होता है इसमें भी। अब वो कैसे फ्लो होगा उसे देख लेते हैं। एक्चुअली देयर आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, देयर आर ऑल्सो, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस केस में नहीं हो रहे थे, इसका आंसर आप खुद देखिएगा, ढूंढिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा। नाउ ड्यू टू दीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स स्मॉल करंट फ्लोज, क्योंकि सब कुछ उल्टा है इसलिए इसका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, नेगेटिव करंट नेगेटिव वोल्टेज। और वंस अगेन सॉरी फॉर दैट, इधर वोल्टेज बनाएंगे और इधर करंट बनाएंगे। सो what happens actually, up to a certain voltage करंट इंक्रीज नहीं होती और फिर सडनली इंक्रीज होती है। वैसे आइडियली तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ तक गया और यहाँ से जैसे ऐसा बनता है, लेकिन इतना भी नहीं, थोड़ा सा ड्रामेटिक तो बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाता है। दिस वोल्टेज, ये देखिए ये ऐसा लग रहा है डिक्रीज हो रहा है पर ये इंक्रीज हो रहा है, सडनली इंक्रीज हो रहा है। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड वी बी। वहाँ पे बैरियर पोटेंशियल में भी वी बी लिखा था, यहाँ पे भी वी बी लिखा है, बट दिस टाइम इट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज। नाउ व्हाट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, सो उसके बारे में बताएंगे। पहले वापस इधर चलते हैं। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि हम वोल्टेज, क्योंकि अपोजिट वोल्टेज लगाई है, तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे स्टार्ट फ्लोइंग एंड एट द जंक्शन दे डू द रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू विच रिवर्स करंट फ्लोज। हो गया रिवर्स करंट। सो इनिशियली रिवर्स करंट इज वेरी वीक
very small, and at a certain voltage called breakdown voltage, current shoots up या कहें increase abruptly, and that voltage at which current rises suddenly is called breakdown voltage. And the phenomena at which in which current rises suddenly in the reverse biasing of PN diode is called avalanche breakdown. What I am saying, AVA, avalanche breakdown. तो avalanche breakdown में लिख लीजिए इसे कि when reverse voltage across a PN diode increases, then current increases in a very small amount, but at a particular voltage called breakdown voltage, current rises abruptly. So that voltage is called breakdown voltage, and the phenomena is called avalanche breakdown. Avalanche breakdown takes place because at breakdown voltage, these minority charge carriers get so much energy so that they breaks the covalent bond of the crystal and produces large number of electron hole pairs and thus increase the current. कहने का मतलब यह है कि पहली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम है तो करंट फ्लो हो रखा है, तो वो उसमें कोई ज़्यादा हमें चेंज दिखता नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल करंट हमें फ्लो होता हुआ दिखता है. लेकिन वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, एक लिमिट ये आएगी कि वही इलेक्ट्रॉन्स या वही इलेक्ट्रॉन होल मतलब जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्लो हो रहे हैं, लेकिन उनको वोल्टेज बढ़ाने की वजह से इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो जब वो ज़्यादा ही फोर्सफुली क्रिस्टल में मूव करेंगे और क्रिस्टल के बाकी के एटम्स से टकराएंगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे. तो वोल्टेज बढ़ाने से बॉन्ड ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं और जब नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने शुरू हो गए तो एवलांच ब्रेकडाउन होता है. तो अल्टीमेटली जो रिवर्स वोल्टेज होती है, जो रिवर्स बायस रेजिस्टेंस होता है, उसका ऑर्डर मेगा ओम ऑर्डर का होता है, विच इज़ वेरी लार्ज. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन पी एन डायोड? एक्चुअली ये आपको समझ आएगा जब मैं एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर. आइडियल डायोड. सो व्हाट इज़ आइडियल डायोड? Ideal diode has forward resistance 0 and reverse resistance infinity, यानी कि परफेक्ट कंडक्टर इन फॉरवर्ड बायस एंड परफेक्ट इंसुलेटर इन रिवर्स बायस, जो कि होता नहीं है. तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि एक डायोड से हम क्या करते हैं, एक डायोड एक वन डायरेक्शनल स्विच के जैसे है जिससे करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है. तो करंट अगर किसी सर्किट में दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है तो ये उस चीज़ को डिसअलाउ करेंगे और एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो बना के रखेंगे. वेल, ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर application of PN junction diode. तो PN junction diode is used as rectifier. Now what is a rectifier? Rectifier is a device which converts AC into DC.
अब एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एसी क्या है? एसी एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे डायनामो से एसी जनरेटर से बनती है। तो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, यानी कि जैसे हमारे घरों में भी करंट फ्लो होती है, वो एक्चुअली 50 हर्ट्ज़ की लाइंस पे होती है, यानी कि 1 सेकंड में वो 50 टाइम्स इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। तो अगर उसमें हम एक डायोड कनेक्ट कर दें, ये ऐसा नहीं है कि घर में आपने डायोड कनेक्ट कर दिया हो बस्ट कर जाएगा, उसके लिए सूटेबल वोल्टेज भी होनी चाहिए। बट अगर हमने एक डायोड कनेक्ट कर दिया तो करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दूसरी डायरेक्शन के लिए ब्लॉक कर देगा। ऑल राइट, तो अब हम इसे समझ लेते हैं यहाँ पे। तो एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर भी दो तरीके के हो सकते हैं। फुल वेव पहले हाफ वेव लिख लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर बना लेते हैं। पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए लाइक कोई मेन सप्लाई है, क्योंकि एसी पे काम करता है, तो पहले एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर से हम दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वोल्टेज कम कर देंगे, अदरवाइज हमारा डायोड बस्ट कर जाएगा। एंड नाउ आई हैव कनेक्टेड दिस डायोड हियर, और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस, लोड मीन्स जिसमें हमें वो सर्किट जिसमें हमें करंट फ्लो कराना है, और ये हम आउटपुट ले लेंगे। तो हाउ डू दिस डायोड वर्क, हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क? तो इसे समझने के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मार्क कर देते हैं ए और यहाँ पे बी। ऑल राइट, तो वी कैन से ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, आप लिख भी सकते हैं इसे, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल point A is at positive potential, so B will be at negative potential, and thus diode gets forward biased, and hence current flows through the diode and that positive pulse, ये थी वो positive pulse, appears at the output। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब एसी की अल्टरनेटिंग करंट की दूसरी साइकिल पे, सेकंड साइकिल पे चलते हैं, मतलब अगली हाफ साइकिल पे चलते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, पॉजिटिव साइकिल चली थी। अब उससे अगली वाली नेगेटिव साइकिल चलेगी, पॉजिटिव चल चुकी, नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है। तो ये अब हम नेगेटिव की बात करेंगे। now what will happen? Now during negative half cycle, A is at negative potential, B is at positive potential, so diode gets reverse biased and no current is observed in the output। so देखो, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। so only positive pulses appear at the output, which is a fluctuating DC। This is how half wave rectifier works। तो ये फ्लक्चुएटिंग डीसी बन गई, पर सारा का सारा डीसी पॉजिटिव साइड में है, तो सारा का सारा डीसी है, डायरेक्ट करंट है।
फिर हमें तो ये पता है कि जो डायरेक्ट करंट है वो कांस्टेंट होनी चाहिए ऐसी। ये कैसे करते हैं इसके लिए अलग अरेंजमेंट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये फ्लक्चुएटिंग डीसी बन गई। दिस इज हाउ हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क। लेकिन हाफ हाफ वेव का यहाँ पे लॉस भी हो गया नेगेटिव साइड वाले का, तो इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर का अरेंजमेंट है। फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया। अब के क्या करेंगे, दोनों के दोनों डायोड्स कनेक्ट कर दिए और इन्हें आपस में ज्वाइन कर दिया। तो आउटपुट कहाँ पे लेंगे, इस बार आउटपुट ऐसे लिया जाएगा, यहाँ पे। इट इज़ कॉल्ड सेंटर टैप्ड। तो आप लिख सकते हैं इन दिस केस सेंटर टैप्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज। सेंटर टैप्ड में क्या होता है कि ज़्यादा वायर्स निकलती हैं, तो आप कई सारे सब सर्किट्स बीच में बना सकते हैं। राइट, सो नाउ इसे कर देते हैं ए बी सी। बी एक कॉमन पॉइंट के जैसा काम करेगा। इसे डायोड D1 कर देते हैं, इसे डायोड D2 कर देते हैं। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, C is at negative potential. So D1 conducts and that positive pulse occurs at the output of D1. ये रही पॉजिटिव पल्स, तो आउटपुट में हमें पॉजिटिव पल्स मिलती है बाय D1, वेर एज D2 इज इन रिवर्स बायस, सो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट, नो करंट फ्लोज थ्रू D2। इसका कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है, और वैसे भी हमें D1 से पल्स मिल गई। नाउ अच्छा, ये सारे के सारे सर्किट बनाना, इससे तुम्हें लिखना कम पड़ेगा, जितना मैंने बोला है सिर्फ उतना लिखना पड़ेगा, और जो मैंने बोला है उसे रिवाइंड कर करके लिख लेना और याद कर लेना। और ये प्रोसेस समझ गए तो आप अपने वर्ड्स में भी इसका आंसर बना सकते हैं। वंस अगेन देयर इज सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, खैर वो हम पहले लिख चुके हैं, अब हम सेकेंड हाफ साइकिल की बात करेंगे। तो इन सेकेंड हाफ साइकिल A gets A is at negative potential, whereas C is at positive potential. So D1 is in reverse bias, so it is cut off, but D2 is in forward bias, and once again देखो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव तो हो गई, नेगेटिव नेगेटिव पल्स थी। सो इन दिस टाइम व्हाट हैपन्स, जो नेगेटिव पल्स है वो ए के रिस्पेक्ट में, ए के नज़रिए से जब हम देख रहे हैं तो नेगेटिव पल्स है, लेकिन सी के लिए तो वो पॉजिटिव हो गई ना। हम ए के तुलना में देखते हैं उसे, पिछली बार पॉजिटिव पल्स थी क्योंकि ए हम पॉजिटिव ले रहे थे, अब के नेगेटिव पल्स है, उल्टा जा रही होगी, तो ए नेगेटिव पे है पर सी पॉजिटिव पे है, तो दैट इज़ वाई D2 gets forward bias. So current flows at the output, लेकिन आउटपुट में करंट हमें ऐसे में नहीं दिखेगी, करंट हमें ऐसे में ही दिखेगी। अब ये क्यों, ये इसलिए बिकॉज D1 and D2, D2 actually, D2 is connected with a phase shift of 180 degree with respect to D1। ये आप लिखना कि D2 is connected with 180 degree phase shift to D1। 180 डिग्री फेज शिफ्ट का क्या मतलब है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब ये है कि ये उल्टी पल्स गई थी लेकिन उसने उसे सीधा कर दिया। आम भाषा में समझाऊं तो जब D1 ने कंडक्ट किया था तो उसने इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा था, अब जब D2 ने कंडक्ट किया तो उसने भी उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो किया।
जबकि D2 पे नेगेटिव पल्स आई तो उसने उसका रिवर्ट करके उसे पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि लोड से तो करंट उसी डायरेक्शन में गई जिससे पहले में गई थी। तो पहले जब हमने उसे पॉजिटिव लिया, अभी भी उसी डायरेक्शन में गई, तो RL के नज़रिए से वो पॉजिटिव है। तो हम ये कहेंगे कि उसने उसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक ओवरऑल पिक्चर बना देते हैं इसका, कि इनपुट सिग्नल आया ऐसे और आउटपुट सिग्नल आया ऐसे। जो पहला कंट्रीब्यूशन था वो D1 की वजह से था, दूसरा कंट्रीब्यूशन D2 की वजह से, फिर तीसरा कंट्रीब्यूशन D1 एंड सो ऑन। So there are some additional information about this. तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के जैसी, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी, ये केवल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, वोल्टेज करंट की बात नहीं हो रही है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होगी। जबकि यहाँ अगर इनपुट 50 हर्ट्ज थी तो आउटपुट 100 हर्ट्ज होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि जो आउटपुट होगा ये फ्लक्चुएटिंग डीसी होती है, यहाँ चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो इसे स्मूथ कैसे किया जाता है? तो इसे स्मूथ किया जाता है फिल्टर सर्किट्स के द्वारा। What are filter circuit? They are either capacitor in parallel or inductor in series or combination of both. So इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिल्टर सर्किट याद रखिएगा और ये दो कंपोनेंट याद रखिएगा। तो इनके जरिए वैसे वैसे बता दूं आपको कि क्या होता है। जैसे कैपेसिटर लगा रखा है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वो खुद को चार्ज करेगा, तो ज़्यादा ये बढ़ेगा नहीं, और जब करंट घट रहा है तो वो खुद को डिस्चार्ज करेगा, तो ये ज़्यादा घटेगा नहीं। तो ये इस टाइप से डीसी बन जाएगा। इंडक्टर होगा तो हमें पता है इंडक्टर करंट का अपोज करता है। करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज नहीं होने देना चाहेगा, डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज नहीं होने देना चाहेगा। विल गो लाइक दिस। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर्स। एक टॉपिक इसमें रह जाता है, स्पेशल पर्पस डायोड। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो स्पेशल पर्पस डायोड वो छोटा ही टॉपिक है, पर उसे हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल, इतना आप तैयार कर लीजिए, एक बार बुक रेफ़र कर लीजिए, और जो पॉसिबल जितने भी डिस्कशंस थे वो मैं इसमें कर चुका हूँ, और इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं नहीं। सो दैट्स ऑल, बाय बाय।